हेलो एवरीवन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है। करंट अफेयर्स डिस्कशन कार्यक्रम में आज हम जिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे ने निकारागुआ रिकॉग्नाइजेस इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स, ये भी आपको इंटरनेशनल और हेल्थ पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके प्रीलिम्स में करंट से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पर्टिकुलरली प्रीलिम्स एग्जाम में। तीसरा टॉपिक जो हम लोगों ने लिया है वो NUC-FDC अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है हाल में ही भारत सरकार के द्वारा, जो इंडियन इकॉनमी से रिलेट करता है और आपको जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उससे इसका संबंध है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ एक टॉपिक मिजोरम के एक महत्वपूर्ण चापचार कूट फेस्टिवल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि प्रश्न आपके प्रीलिम्स में UPSC और स्टेट PCS में पूछे जा सकते हैं। निकारागुआ अभी हाल में फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री बना है जिसने कि भारत के फार्माकीपिया स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया है। फार्माकीपिया का अर्थ होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें कि अप्रूव्ड ड्रग स्टैंडर्ड्स शामिल किए गए होते हैं, जिसमें कि किसी भी देश में जो अप्रूव्ड ड्रग स्टैंडर्ड्स हैं, फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें स्पेसिफाई किए होते हैं। वैसे ड्रग्स की आइडेंटिटी, उनका फॉर्मुलेशन, उनके स्टैंडर्ड्स सभी जिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, बुक में शामिल किए होते हैं उसी को फार्माकीपिया बोलते हैं। तो भारत के जो फार्मा स्टैंडर्ड्स हैं उसको निकारागुआ ने भी रिकॉग्नाइज किया है और ऐसा करने वाला वह प्रथम स्पेनिश स्पीकिंग नेशन है और ओवरऑल 6th ऐसी कंट्री है जिसने कि इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक हेल्थ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, साइंस, इन सभी से जुड़ा हुआ है। इनमें से आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि फार्माकीपिया किसे कहते हैं, फार्माकीपिया विच वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट मीन्स। तो इस तरीके से स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब दोनों के बीच में, भारत और निकारागुआ के बीच में एक MOU साइन हुआ है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, जिसमें कि निकारागुआ ने भारत के फार्मा स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया है। तो हम ये जानते हैं कि निकारागुआ वह एक सेंट्रल अमेरिकन नेशन है। अगर आप वर्ल्ड मैप पे उसके लोकेशन को देखेंगे तो निकारागुआ इज लोकेटेड इन सेंट्रल अमेरिका विथ पैसिफिक ओशियन टू इट्स वेस्ट एंड द कैरिबियन सी एंड द अटलांटिक ओशियन टू इट्स ईस्ट, गल्फ ऑफ मेक्सिको टू इट्स नॉर्थ। तो ये इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है। नाउ कमिंग टू द Indian Pharmacopoeia. So what is Indian Pharmacopoeia? जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फार्माकीपिया किसी भी वैसे ऑफिशियल बुक को कहते हैं जिसमें कि ड्रग स्टैंडर्ड्स दिए गए होते हैं। सो इंडियन फार्माकीपिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल बुक। ये जो आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं यह इंडियन फार्माकीपिया है, जिसमें कि भारत में मैन्युफैक्चर और मार्केटेड होने वाली जो दवाइयाँ हैं उसके स्टैंडर्ड्स दिए गए होते हैं, उनके मानक इसमें दिए गए होते हैं। तो फार्माकीपिया अगर कहीं पर आपसे आए, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, यह एक ऐसा ऑफिशियल आधिकारिक बुक है जिसमें कि भारत में मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग किए जाने वाले ड्रग्स, जो दवाएँ हैं, उनके स्टैंडर्ड्स दिए गए होते हैं। अब इसमें अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिक्स की बात करें, सो IP कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ अथॉरिटेटिव प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स। तो जो ड्रग्स हैं उनके एनालिसिस, उनके स्पेसिफिकेशन के विषय में अथॉरिटेटिव प्रोसीजर, मतलब जो अप्रूव्ड प्रोसीजर है ड्रग्स की आइडेंटिटी को लेकर, उनकी प्योरिटी को लेकर और उनके स्ट्रेंथ को लेकर, इस फार्माकीपिया में शामिल होते हैं, इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में शामिल होते हैं। तो अभी लेटेस्ट 2022 में इसे जारी किया गया था और इसका एडेंडम 2024 में अपडेट के रूप में आया था। तो प्रश्न ये आपके दिमाग में उठ सकता है कि इस ड्रग स्टैंडर्ड की बुक को, इस ड्रग स्टैंडर्ड की अथॉरिटेटिव ऑफिशियल बुक को जारी कौन करता है? इसे जारी करने का काम इंडियन फार्माकीपिया कमीशन का है, इंडियन फार्माकीपिया कमीशन।
सो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी भी जिसे कहते हैं, ऐसे तो आपने आईपीसी को सामान्यतः इंडियन पेनल कोड के रूप में जाना होगा, परंतु आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का भी शॉर्ट फॉर्म है। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा ड्रग स्टैंडर्ड भारत में सेट किए जाते हैं और इंडियन फार्माकोपिया को जो लीगल स्टेटस है वह इसके द्वारा प्राप्त होता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंतर्गत एक ऐसा फार्माकोपिया जारी करने की अनिवार्यता है। तो आईपीसी जो है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, वह ऐसे ड्रग स्टैंडर्ड के ऑफिशियल बुक को जारी करता है, ये उसका कार्य है। अगर हम पहली बार बात करें तो 1955 में इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश किया गया था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1955। आज़ादी के बाद 1948 में भारत सरकार ने इंडियन फार्माकोपिया कमेटी इस्टेब्लिश की थी, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी 1948 में, जिसका मैंडेट था एक ऐसे ड्रग स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंट को पब्लिश करना, और उसने 1955 में पहली बार इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया था, जिसने कि भारत में ड्रग स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश किया, ड्रग स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई किया। इसके साथ ही साथ अब जो फार्माकोपिया है उसे टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाता है। नए नए ड्रग्स और कई फॉर्मुलेशंस जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसे समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। तो निकारागुआ के द्वारा ये जो रिकग्निशन है इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स का, इससे जो भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके लिए भी अवसर और ज़्यादा बढ़ेंगे। भारतीय जो ड्रग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी जो ग्लोबल रिकग्निशन है उसको और अधिक बढ़ावा मिलेगा। ये बात यहाँ जानना जरूरी है कि निकारागुआ के अलावा 5 ऐसे देश अभी वर्तमान में हैं जो कि भारतीय फार्मा स्टैंडर्ड्स को रिकग्नाइज करते हैं। वे कौन से 5 देश हैं? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएं, या फिर ध्यान से इस डिस्कशन को आप सुने कि निकारागुआ के अलावा 5 ऐसे देश हैं जो कि भारतीय फार्माकोपिया को रिकग्नाइज करते हैं, फार्मा स्टैंडर्ड्स को, जिनमें भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान, नेपाल, मॉरिशस की हम बात करें, घाना की हम बात करें, सूरीनाम, और अब छठा देश निकारागुआ है। सो 5 countries which recognize Indian pharma standards. So the first one is Afghanistan, Ghana, Nepal, मॉरिशियस एंड द रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम। तो ये 5 देश पहले से ही भारत के फार्मा स्टैंडर्ड्स को मानते हैं, उसे रिकग्नाइज करते हैं। आपसे ये इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। अब हम इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की बात करते हैं। चूँकि हम लोगों ने आईपी की बात की, इंडियन फार्माकोपिया की बात की, तो उसे इस्टेब्लिश करने वाला जो बॉडी है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, उसे भी जानना अहम हो जाता है। सो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, 2005 में। दिस बॉडी वाज क्रिएटेड एंड इट इज़ एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन। यह एक स्वायत्त निकाय है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत यह एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रीलिम्स में पहले भी ऐसे ऑफिशियल बॉडीज़ के बारे में, गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, तो आपको उसमें स्पेसिफिक रूप से जानना जरूरी होता है। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसे कि हिंदी में भारतीय भेषज संहिता आयोग कहते हैं, फार्माकोपिया को हिंदी में क्या कहते हैं? भेषज संहिता, भेषज संहिता, भेषज संहिता। तो भारतीय भेषज संहिता आयोग, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट, एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और ये कहाँ स्थित है? तो आईपीसी जो है यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। इसका मैंडेट क्या है? इसका मैंडेट है इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करना और समय समय पर उसको अपडेट करना। तो फार्माकोपिया के माध्यम से यह भारत में ड्रग के स्टैंडर्ड को सेट करता है, यह दवाओं के मानक को निर्धारित करता है, और साथ ही साथ इसे समय समय पर अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उनके स्टैंडर्ड्स को अपडेट भी करता है। तो ड्रग स्टैंडर्ड्स को सेट करना और अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग स्टैंडर्ड्स हैं उसको अपडेट भी करना इसका कार्य है। ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है
कि दवाओं की जो ड्रग्स की आइडेंटिटी है, उनकी प्योरिटी है, उनकी जो एफिकेसी है, उन सभी के संबंध में एनालिसिस, उन सभी के संबंध में जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वैसे स्टैंडर्ड्स को यह इस्टेब्लिश करता है। सो इट प्रिस्क्राइब्स स्टैंडर्ड्स फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग्स एसेंशियली रिक्वायर्ड फ्रॉम हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो यह ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों की जो बीमारियां हैं उससे संबंधित दवाओं के मानक को तो निर्धारित करता ही है, यह पशुओं में भी, एनिमल्स में भी बीमारियों में उपयोग किए जाने वाले दवाओं के स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। तो यहाँ पर आपको ये सभी जो पॉइंट्स हैं वह पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज के डिस्कशन में अगला टॉपिक है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई। 2 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सहकारिता मंत्रालय के द्वारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबीज के लिए एक अम्ब्रेला बॉडी इस्टेब्लिश की गई, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NUCFDC, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगा। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो अपने अंतर्गत सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को शामिल करेगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? शहरी क्षेत्र में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहे जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक वैसे बैंक होते हैं जहां पर कि लोग किसी स्थानीय स्तर पर आपस में मिलकर अपनी सेविंग्स को कंट्रीब्यूट करके एक बैंकिंग ऑपरेशंस को रन करते हैं, जहां पर कि सदस्यों के द्वारा जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनमें सदस्यों के द्वारा उसके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और गतिविधि को संचालित किया जाता है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुना जाता है और उसके द्वारा जो बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसमें ऑपरेट किया जाता है। तो वैसे कोऑपरेटिव बैंक ग्रामीण क्षेत्र में भी हो सकते हैं, शहरी क्षेत्र में भी हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि NUCFDC या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की एक अम्ब्रेला बॉडी है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी सर्विसेज को एक्सपेंड करना, उनके जो RBI कंप्लायंसेस हैं उसको और मजबूत बनाना और उनकी सेवाओं का विस्तार करना। सो NUCFDC ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नई दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया है। इसका उद्देश्य जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के सर्विसेज को एक्सपेंड करना, जैसे कि ATM सर्विसेज के एक्सपेंशन की बात हो या फिर उनके द्वारा दी गई अन्य सेवाओं को एक्सपेंड करने की बात हो, और साथ ही साथ जो RBI के रेगुलेशंस कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी लागू होते हैं वैसे रेगुलेशंस के कंप्लायंस को इंश्योर करना, ये इसका कार्य होगा। इसके अलावा NUCFDC के स्टार्टिंग में अभी 300 करोड़ के पेड अप शेयर कैपिटल को रेज करने का प्लान किया गया है। ₹300 करोड़ एज अ पेड अप कैपिटल, और इस कैपिटल के माध्यम से वह अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, कैपिटल सपोर्ट और अन्य सपोर्ट का भी कार्य करेगी। सो इट विल ऑल्सो हेल्प द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जहाँ पर कि अगर उनके दिवालिया होने की स्थिति हो, जहाँ पर कि उनके फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उस पर अगर खतरा आ रहा हो, रिस्क आ रहा हो, तो उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन देकर उन्हें सपोर्ट करने का कार्य करेगी। सो NUCFDC विल ऑल्सो help to support the urban cooperative banks by capital infusion। और साथ ही साथ जो इनके द्वारा ऐसे शहरी कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा जो भी समस्याएं फेस की जाती हैं उनका एक सिंगल प्लेटफॉर्म से समाधान करने का प्रयास NUCFDC के द्वारा किया जाएगा। सेल्फ रेगुलेशन और ग्रोथ को प्रमोट करने का भी इसका एम है, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो सेल्फ रेगुलेशन है वह NUCFDC के माध्यम से किया जाए, ताकि RBI के द्वारा जो कंप्लायंसेस हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को जो पूरा करना है उसकी कंप्लायंस में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी आए। सो NUCFDC यह मूलतः एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC के रूप में कार्य करेगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में, और एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, SRO के रूप में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और SRO के रूप में, जिसका कार्य ये होगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के फाइनेंशियल कंडीशन, उनके ऑपरेशंस और उनके कंप्लायंस को मजबूत बनाना। सो
अब यहाँ पर एक आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है कि इस बॉडी की स्थापना किस समिति के रिकमेंडेशन के बाद की गई थी, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की फंक्शनिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो शहरी सहकारी बैंक हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनको मजबूत करने के लिए और उनके समक्ष जो इशूज़ हैं उसको एग्जामिन करने के लिए एक समिति बनाई थी श्री NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में। तो विश्वनाथन कमेटी ने रेकमेंड किया था कि एक ऐसी अम्ब्रेला बॉडी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बनाई जाए। और श्री NS विश्वनाथन ही वॉज अ फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वह भारतीय रिजर्व बैंक के फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर रहे हैं। तो उनकी अध्यक्षता में 2021 में समिति बनी और उस समिति ने ये सुझाव दिया, यह रिकमेंडेशन दिया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मजबूत करने के लिए एक ऐसे अम्ब्रेला बॉडी की आवश्यकता है जिसे 2 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो भारत में लगभग 1500 शहरी कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट कर रहे हैं 11,000 शाखाओं के साथ। और अगर हम उनमें कुल जमा राशि की बात करें तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपया उन सब में क्यूमुलेटिवली डिपॉजिट है, 5 लाख करोड़। तो यह एक इंडियन इकॉनमी और पर्टिकुलरली जो लोकल लेवल पर बैंकिंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करेगा। और कोऑपरेटिव्स के माध्यम से हम जानते हैं कि जो बैंकिंग पेनिट्रेशन है वह लास्ट माइल तक इंश्योर होता है, लोगों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच लास्ट माइल तक होती है और इससे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रास रूट्स पर जनरेट होते हैं। तो ये जो पहल है, ये जो डेवलपमेंट है, इसका इकॉनमी, ग्रास रूट, लाइवलीहुड जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बैंकिंग सेक्टर एक्सपेंशन, RBI रेगुलेशंस, इन सब के संदर्भ में इसका महत्व है। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं और चापचार कुट फेस्टिवल की बात करें। मिजोरम राज्य के चापचार कुट फेस्टिवल जो अभी हाल फिलहाल चर्चा में था, और हाल फिलहाल चर्चा में इसलिए था क्योंकि यह मिजोरम का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और चूंकि यह आर्ट एंड कल्चर से, कला एवं संस्कृति, लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ यह डेवलपमेंट है, यह न्यूज़ है, इसीलिए आपसे यह अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज चापचार कुट एसेंशियली, यह है क्या? यह मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा पर्व है जो कि मार्च महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। यह आपको ध्यान देना है कि यह वार्षिक रूप से हर साल मार्च महीने के फर्स्ट फ्राइडे को मनाया जाता है, फर्स्ट फ्राइडे को। और यह कहाँ मनाया जाता है? यह मिजोरम की राजधानी ऐजॉल के लमवाल में असम राइफल्स पैरेड ग्राउंड, असम राइफल्स का जो ग्राउंड है उसमें यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अब देखिए, चूंकि यह लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है तो इसका संबंध कृषि से है। और हम जानते हैं कि मिजोरम में झूम कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है। शिफ्टिंग या झूम कल्टीवेशन क्या होता है, आपसे पूछा भी जा सकता है कहीं। झूम कल्टीवेशन हम कृषि की उस पद्धति को कहते हैं जहां पर कि फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके, फॉरेस्ट लैंड में जो ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, झाड़ियां हैं, उन्हें क्लियर करके धूप में सूखने छोड़ दिया जाता है, बाद में उसे जला दिया जाता है और बाद में उस खाली की गई जंगल की ज़मीन में कृषि की जाती है। उसे ही झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो झूम कल्टीवेशन में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, एक सक्सेसफुल हार्वेस्ट के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के उद्देश्य से चापचार कुट पर्व मिजोरम में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है कि झूम कल्टीवेशन में ईश्वर को एक सक्सेसफुल, गॉड को एक सक्सेसफुल हार्वेस्ट के लिए धन्यवाद करने हेतु चापचार कुट फेस्टिवल यह मिजोरम में मनाया जाता है। और इस पर्व की विशेषताएं क्या क्या हैं? आप सोच रहे होंगे कि चूंकि यह मिजोरम राज्य जहां पर कि ट्राइब्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, सब ट्राइब्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो यह एक जनजाति पर्व है जिसमें कि मिजोरम के जो ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं, फोक म्यूजिक है, कल्चरल डांसेस हैं, मिजो इंडिजिनस गेम्स हैं, जातियों, वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, उप जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स हैं, सब ट्राइब्स हैं, उनके ट्रेडिशनल परिधान है, पारंपरिक जो वेशभूषा है उसका उसमें प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही साथ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स का एग्जीबिशन भी इसमें शामिल किया जाता है जहाँ पर कि ऐसे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आइटम की बिक्री की जाती है। और
साथ ही साथ फोक म्यूजिक, कल्चरल डांस, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे। तो इस तरीके से एक लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका संबंध झूम कल्टीवेशन से है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे स्टेटमेंट में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो चापचार कुट जो है इसका संबंध झूम कल्टीवेशन से है और चापचार का अर्थ यही होता है कि जब जंगल की ज़मीन को क्लियर करके वहाँ पे ट्रीज और श्रब्स जो हैं उनको काट कर धूप में सूखने छोड़ दिया जाता है ताकि उसे बाद में जलाया जा सके। तो यही जो अवधि होती है झूम कल्टीवेशन के साइकिल की, इसी को चापचार कहते हैं। चापचार रेफर्स टू दिस पीरियड इन द कल्टीवेशन साइकिल। और इस दौरान फिर जो किसान लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वह आपस में मिलकर एक पर्व मनाते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हार्वेस्ट के लिए, एक सक्सेसफुल हार्वेस्ट के लिए। तो इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त होती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारी कक्षा से जुड़ने के लिए। आपके ओपिनियन, आपके फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच।